अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं या फिर एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं या फिर आप कोई स्टूडेंट हैं जो कि क्यूरियोसिटी रहती है जिसको कि बजट कैसे ऑपरेट होता है और हर साल आप यही सोचते हैं कि यार बजट तो आ गया बट मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा और पता नहीं ये औरत क्या बड़बड़ करती रहती है। न्यूज़ चैनल्स पे डिबेट्स आ रही होती हैं, ट्विटर पे मीम्स आ रहे होते हैं ये स्वामी, तू समझ के अपन को सिखा देना। और आप सोच रहे होते हो कि यार मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि बजट स्पीच को समझते कैसे हैं ताकि बिना फाइनेंस एक्सपर्ट बने आप भी समझ पाएं। इस वीडियो में मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। पहली 2 चीजें बहुत बेसिक हैं कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए। थर्ड पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या रेलेवेंट है। फोर्थ पॉइंट में कौन से सोर्सेज देखने हैं और कहाँ से मिलेंगे। फिफ्थ पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या नहीं करना है 1 फरवरी को, जो ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जिसके बिना बाकी पॉइंट्स अधूरे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बजट स्पीच होती क्या है और ये शुरू कैसे हुई। बहुत लोग सोचते हैं कि बजट स्पीच एक प्रेजेंटेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है अपने पब्लिक को, जिसमें वो बताती है कि गवर्नमेंट क्या करेगी और कैसे करेगी। टेक्निकली सही है बट इससे पूरा पर्पस समझ नहीं आता। बजट बेसिकली पार्लियामेंट के लिए प्रेजेंटेशन होती है, पब्लिक के लिए नहीं। ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है गवर्नमेंट की तरफ से पार्लियामेंट को कि गवर्नमेंट अपना पैसा कहाँ से जुटाएगी और इस पैसे को कहाँ पे खर्च करेगी। ये ट्रेडिशन ब्रिटिश इंडिया में 1960 में जेम्स विल्सन द्वारा शुरू किया गया। बजट स्पीच बेसिकली एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है जिसमें वो अकाउंटेबिलिटी स्थापित करते हैं पार्लियामेंट के लिए, पब्लिक के लिए कि क्या प्लान है, कैसे कैसे होगा सब कुछ। अगर रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक वैसे ही है जैसे एक सीएफओ अपनी कंपनी की बोर्ड मीटिंग में बताता है कि कंपनी को वो आगे कैसे चलाएगा। ये समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें आपका फायदा डायरेक्टली बताया जाएगा तो ऐसा नहीं होता है। स्पीच का जो फ्रेमवर्क है वो थोड़ा ब्रॉडर है, आपको अपने लिए उसमें से रेलेवेंट चीजें निकालनी है। अब बात करते हैं बजट के स्ट्रक्चर की। कॉमन थिंकिंग ये होती है कि फाइनेंस मिनिस्टर आई, एक स्पीच दी और चली गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये एक लेयर्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें लाइन बाय लाइन, पार्ट बाय पार्ट चीजें बताई जाती हैं। बजट की स्पीच जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए अराउंड 60-70 मिनट का होता है एंड पार्ट बी अराउंड 20 से 30 मिनट का होता है। टोटल जो स्पीच है वो अराउंड 1.5 घंटे 2 घंटे की होती है और आज तक की लॉन्गेस्ट जो स्पीच है वो 162 मिनट्स की थी। पार्ट ए में जर्नल इकोनॉमिक सर्वे होता है जिसके अंदर बताया जाता है कि जीडीपी कैसे बढ़ रही है, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी। ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिया जाता है। ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट होता है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत निकल के आती हैं। और ये भी देखा गया है कि अगर कोई चीज पार्ट ए में एम्फेसिस पे है तो पार्ट बी में उसके ऊपर टैक्सेशन बेनिफिट जरूर मिलता है। पार्ट बी में टैक्सेशन डिस्कस होता है जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के पॉइंट्स को डिस्कस किया जाता है। यही आपको इफेक्ट करता है और यही आपको मेनली देखना भी है। पॉइंट नंबर 3 में चलो अब डिस्कस करते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं वो आप पूरे बजट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, डिफेंस बजट, फिस्कल डेफिसिट, ये सब टेक्निकल चीजें आपको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है। आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो फिर अब देखना क्या है। अगर आप सैलरीड क्लास हो तो आपको इनकम टैक्स के स्लैब, डिडक्शंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन, टैक्स रिबेट्स अंडर 87 या फिर आजकल मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल गेन के टैक्स, क्रिप्टो का टैक्स या एफएनओ पे कोई टैक्स या एसटीटी का कोई टैक्स, कोई चेंज हुआ है या नहीं, आपको ये देखना है। अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आपको मेनली जीएसटी चेंजेस देखने हैं। वैसे तो ये जीएसटी काउंसिल अब अलग से मीटिंग करके बताती है। हाउएवर इसके अलावा कोई प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन में चेंज आया है, एमएसएमई स्कीम के अंदर कोई चेंज आया है, कोई कोलेटरल फ्री लोन मिल रहा है या नहीं, कोई नई स्कीम अनाउंस हुई है नहीं, आपको ये देखना है। आपको स्कीम्स को जरूर देखना है क्योंकि गवर्नमेंट इससे नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा फ्रेंड है, उस फ्रेंड ने पिछले से पिछले साल जब बजट में ये अनाउंस हुआ कि सोलर की नई स्कीम आ रही है जिसमें रूफ टॉप पे सब्सिडी मिलेगी, तो उसने वो नया बिजनेस स्टार्ट करा और आज वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। आपको ये देखना चाहिए कि गवर्नमेंट कहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है और कहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है। ऐसी अनाउंसमेंट जिसमें ये लिखा हो कि 2030 में हम ये करेंगे, 2035 में हम ये करेंगे, तो वो गवर्नमेंट का विजन दिखाता है और उस विजन की वजह से आप उस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। तो सिंपल रूल है, अपनी कैटेगरी डिसाइड करो और अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स को आपको देखना है। पॉइंट नंबर 4, देखो सबके पास बजट की स्पीच देखने का टाइम नहीं है, लेकिन कोई भी कोई क्लेम करता है, उसको वेरीफाई कैसे करना है, बजट को समझना कैसे है, तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स तो होंगे। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे समझना है, ये जानते हैं। देखो, गवर्नमेंट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स रिलीज करती है और आपको ये इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। सबसे पहले बजट की स्पीच, ये वही स्पीच है जो फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ते हैं। इसे क्विकली स्किम कर सकते हो हाइलाइट्स निकालने के लिए। अगर टाइम कम है तो इसे स्किप भी कर सकते हो। नंबर 2, बजट हाइलाइट्स। गवर्नमेंट हर बार एक सिंप्लीफाइड समरी रिलीज करती है।
ये यूजुअली 20 से 30 पेज की या 10-20 पेज की होती है, जिसमें टेबल, चार्ट्स की हाइलाइट्स सब कुछ होता है। ये सबसे पहले पढ़ना चाहिए। इसमें सेक्टर वाइज एलोकेशन, मेजर अनाउंसमेंट्स, टेक्स्ट चेंजेस का ओवरव्यू होता है प्लेन लैंग्वेज में। अगर आप बिजी हो और क्विकली समझना चाहते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो ये डॉक्यूमेंट इनफ है। नंबर 3, फाइनेंस बिल। ये वैसे आपके लिए नहीं है, बट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यही फाइनेंस बिल जाके आगे जाके फाइनेंस एक्ट बनेगा, और इसी के अंदर बहुत ही नुआंसेस में लिखा होता है जो कि बजट की स्पीच में कवर नहीं होता है। मैंने कई बार देखा है कि जो स्पीच में बोला जा रहा है और फाइनेंस बिल के अंदर उसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर आ गया, तो उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। ये आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये प्रोफेशनल्स का काम है, बट अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो आप डॉक्यूमेंट नंबर 4 मेमोरेंडम को पढ़ सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट सबसे अंडररेटेड डॉक्यूमेंट है, पर यूजफुल है। टेक्निकल चीजें इसमें भी होती हैं, बट इसकी लैंग्वेज फाइनेंस बिल्स जितनी हार्ड नहीं है। इसमें गवर्नमेंट एक्सप्लेन करती है कि हर अमेंडमेंट क्यों किया जाता है, इंटेंशन क्या है, एग्जाम्पल केसेस क्या हैं, इफेक्टिव डेट क्या होगी। जो भी लोग व्हाट्सएप फॉरवर्ड बनाते हैं वो इसी डॉक्यूमेंट को देख के बनाते हैं। अगर आपको कुछ वेरीफाई करना है कि कैसे क्या हो रहा है, तो इसी डॉक्यूमेंट में आके सब कुछ मेन आपको मिल जाएगा। तो अगर आप एक कॉमन मैन हैं तो आपके लिए समरी और मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट इनफ है। मेमोरेंडम थोड़ा टेक्निकल है, आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं, बट फिर भी कुछ क्लेम्स को वेरीफाई करना है तो मेमोरेंडम बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि 1 फरवरी को क्या नहीं करना है। देखो, हर साल मैंने देखा है कि बजट के 2 घंटे बाद ही अलग अलग तरीके के क्लेम्स घूमने लग जाते हैं, फेक न्यूज़ फैलने लग जाती है। इससे कंफ्यूजन बढ़ता है और आप एक गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। कोई अच्छा स्टॉक था, सपोज आपने गलत न्यूज़ पढ़ ली उसके रिगार्डिंग और आपने उसे बेच दिया, तो आपका नुकसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब सबसे पहली बार स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 किया गया था, तो वो सिर्फ न्यू रिजीम के लिए किया गया था। उस टाइम पे ओल्ड रिजीम वाले को आईटीआर भरने के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि उनको भी वो बेनिफिट मिला है। तो फिर क्या नहीं करना है? सबसे पहले व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे ट्रस्ट मत करो। काफी बार ये मिसलीडिंग होते हैं, हाफ ट्रूथ होता है। न्यूज हेडलाइंस के ऊपर तुरंत डिसीजन मत लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट माइन्यूट डिटेल्स ही मिसिंग कर देते हैं। एकदम से कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मत लो। आपके कोई नोन में कर रहा है, उसको बहुत सॉलिड खबर मिली है कि ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, इसकी वजह से वो कोई ना कोई अच्छा शेयर बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है। ऐसा मत करो। इससे पहले आप एक प्रोफेशनल की एडवाइस जरूर लो कि भाई ऐसा मैं करूं या ना करूं। इसके अलावा कर क्या सकते हैं फिर? तो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखो, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मेमोरेंडम पढ़ो, गवर्नमेंट की इंटेंशन समझने की कोशिश करो। 2-3 दिन वेट करो। सीए और प्रोफेशनल्स डिटेल्स एनालिसिस अपने आप दे देंगे। अब यहाँ तक इस वीडियो में आ चुके हो तो कंग्रेचुलेशंस, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है जो उन 5 पॉइंट्स के लिए बहुत जरूरी है। देखो, इसमें एक मेजर मिसकंसेप्शन ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया वो फाइनल हो गया। वो स्पीच फाइनल नहीं होती, क्योंकि वो एक प्रपोजल है। फाइनेंस बिल एक प्रपोजल होता है, जब तक वो एक्ट ना बन जाए तब तक वो फाइनल नहीं होता है। फाइनेंस बिल को फाइनेंस एक्ट बनने में 2 से 3 हफ्ते या फिर उससे ज्यादा का टाइम भी लग जाता है। मार्च एंड तक भी टाइम लग जाता है। ऐसा कई बार हुआ है कि फाइनेंस बिल में कुछ और था और फाइनेंस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट जरूर आई, क्योंकि एमपीज वगैरह ने डिस्कशन करके उसको इम्प्रूवमेंट करवाया। जैसे जुलाई 2024 में जो बजट आया था, उसके अंदर जो एलटीसीजी था उसको 20% से घटा के 12.5% किया गया था, जो भी नॉन शेयर वाले एसेट्स थे। एलटीसीजी को सिंप्लीफाई करने के चक्कर में गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी हटा दिया था। लेकिन इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये, जो भी लैंड होल्ड कर रहे थे या फिर जिनके पास भी घर था, जब वो घर बेचते तो उनको अल्टीमेटली टैक्स कम होने के बावजूद भी ज्यादा टैक्स पड़ रहा था। इस वजह से एमपीज ने आपस में डिस्कस करके इसमें अमेंडमेंट लेके आया, और आज की डेट में जो भी आप लैंड या फिर रेजिडेंशियल घर वगैरह बेचते हैं, तो उसमें आपको विच एवर इज मोर बेनिफिशियल का बेनिफिट जरूर मिलता है। तो फाइनेंस बिल में ये नहीं था, लेकिन फाइनेंस एक्ट में वो फिर भी लाया गया। इस वीडियो ने अगर आपकी हेल्प करी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और हाइप करो। बजट आने के बाद मैं भी उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस लेके आऊंगा। अगर आपको वो देखना है तो प्लीज वापस आ जाना, और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।